that explored and celebrated the realm of dreams and unconscious mind, okay, through the creation of visual art, poetry, and motion pictures. Okay. So सर इसका नाम क्या है, रियलिज्म या? सरियलिज्म, Surrealism. सरियलिज्म, ठीक है, सरियलिज्म, SUR लिख के आगे रियलिज्म इकट्ठा ही है, वर्ड एक ही है, ठीक है, सरियलिज्म. सो अब इसमें ड्रीम्स और अनकॉन्शियस माइंड मीन दीज टू वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. सो सेलिब्रेटेड द ड्रीम्स एंड ड्रीम्स celebrated the realm of dreams and unconscious mind through the creation of visual art, poetry, and motion pictures. अब सरियलिज्म कब इसको लॉन्च कब किया गया? सो सरियलिज्म वाज ऑफिशियली लॉन्च इन पेरिस, फ्रांस इन 1924 when the French writer André Breton, okay, ANDRE, okay, आंद्रे, ये क्योंकि फ्रेंच का जो वर्ड है तो लास्ट पे रे, ओके, ई जो है वो साउंड नहीं आएगा, जैसे प्रेसी प्रे होता है, इसी तरह से आंद्रे ब्रेटन wrote the first surrealist manifesto, okay, outlining the ambitions of the new movement. तो जो हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि जो पायनियर्स में से है इस मूवमेंट का, सरियलिज्म का, वो कौन है? आंद्रे ब्रेटन है. और इसने इसकी जो बुक है उसके नाम से, सरियलिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से, दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन और किसी भी उसमें पाई जाती है. ओके. So the movement soon spread to the other parts of Europe and North South America. Okay. So surrealist की जो important contribution है वो एक was the invention of new artistic techniques जो आर्टिस्ट के अनकॉन्शियस माइंड में क्या होती हैं, मौजूद होती हैं. तो उसने उसके बारे में क्या की है, बात की है. अब जब हम कहते हैं कि सरियलिज्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, तो आप ये कह सकते हैं कि सरियलिज्म से पहले देयर वाज अ मूवमेंट जिसको हम डाडाइज्म कहते थे. डाडाइज्म, DADAISM, डाडाइज्म. ओके. सो डाडाइज्म जो है, ओके, सो यू कैन से, जिस तरह से हमने ये कहा था कि जो नेचुरलिज्म है दैट इज एन ऑफ शूट ऑफ रियलिज्म. So you can also say that surrealism in many respects was an offshoot of an earlier art movement known as Dada, which was founded during World War I. Okay, World War I के दरमियान वो Dadaism की जो movement है उसको फाउंड किया गया और ये उसकी एक offshoot. गो के इनमें डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पाए जाते हैं और बहुत से जो हमारे पास राइटर्स हैं उन्होंने उनके डिफरेंसेस के ऊपर भी क्या किया, बात की. और सर्टेनली देयर आर द डिफरेंसेस, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इस मूवमेंट का जो लिंक वो कहीं डाडाइज्म के साथ बनता है. अब डाडाइस्ट जो है वो क्या उनके क्या कंसर्न्स थे या वो क्या बातें कर रहे थे? तो disillusioned by the massive destruction and loss of life brought about by the war, the Dadaist motivation were profoundly political. Okay. अब Dadaist जो ज्यादातर थे लोग, they were very much disillusioned कि वॉर ने इंसान के साथ क्या किया है, इंसान की जिंदगी में क्या तबाहियां मचाई हैं, इंसान की जिंदगी में वॉर ने क्या क्या जो नुकसानात हैं वो किए हैं, लॉस क्या हुआ इंसान की लाइफ में. तो डाडाइस्ट बेसिकली मीन दैट इज व्हाट इट इज सेड. कोई मूवमेंट वैसे अपॉलिटिकल नहीं होती, लेकिन ये है कि वो पॉलिटिकल जो है वो आप कह सकते हो उसकी मोटिवेशंस थी. पॉलिटिकल मोटिवेशंस में नंबर 1 क्या था? टू रिडिक्यूल कल्चर, कि जो ये जो कल्चर का कॉन्सेप्ट जो सदियों से इंसान एक दूसरे को देता है कि इंसान ने ये सीखा है, ये अबाउट दैट सीखा है, अब जिंदगी में ये चेंज आ रहे हैं. उन्होंने उसको रिडिक्यूल किया. उन्होंने कहा कि ये अगर इंसान के अंदर कुछ इस तरह का चेंज आया होता तो इस तरह की वो डिस्ट्रक्शन ना लाता दुनिया के अंदर, इस तरह की तबाही ना करता, इस तरह से एक दूसरे को ना मारता. सो रिडिक्यूल कल्चर. उसके साथ उन्होंने रीजन को रिडिक्यूल किया, बिकॉज इट इज सेड ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एनिमल्स. अगर रैशनैलिटी कहीं पर भी काम करती तो वो इस तरह की एक दूसरे की किलिंग ना करते, मैसेकर ना करते, इस लार्ज स्केल के ऊपर वो मैसेकर ना करते. सो दैट इज व्हाई दे आल्सो रिडिक्यूल कल्चर, दे आल्सो रिडिक्यूल रीजन, दे आल्सो रिडिक्यूल टेक्नोलॉजी एंड इवन आर्ट को भी, क्योंकि आर्ट तो बेसिकली यही दावा करता है कि इंसान को सिखाता है, उसके बिहेवियर को बेहतर बनाता है, इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज को डेवलप करता है आर्ट, इंसान को जीना सिखाता है आर्ट. तो उन्होंने इन सारे डाडाइस्ट ने बेसिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली क्या किया,
रिजेक्ट किया कि इन चीज़ों ने इंसान की लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी जो चेंजेस हैं वो नहीं लाए. So they believed that any phase in humanity's ability to improve itself through art and culture, especially after the unprecedented destruction of war, was naive and unrealistic. This is what their thinking was. कि ये जो इंसान सोचता है ना कि वो अपने आप को बदल लेगा, चेंज कर लेगा, या उसने अपने आप को चेंज कर लिया है, या उसके अंदर एबिलिटी है कि वो आर्ट और कल्चर के थ्रू अपने आप को चेंज कर लेगा, ये अपने आप को, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर लेगा किसी भी तरह से. तो जो अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन, इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हुई थी, वॉर की जो डिस्ट्रक्शन थी, वो कहता है ये जो है एक खाम ख्याली है इंसान की. ये एक गैर हकीकी बात है कि इंसान अपने आप को बदलेगा, इंसान नहीं बदलेगा. ओके, सो वो इंसान वही रहता है जो वो होता है. ओके, वो वैशी है, वो वैशी रहेगा, वो अपने आप को बदलेगा नहीं, वो बदल सकता ही नहीं है, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि अपने आप को बदल सके. क्योंकि अगर सेंचुरी से उसने अपने आप को नहीं बदला तो अब क्या बदला है उसने, अब अपने अंदर किस तरह की चेंजेस उसने लानी है. ओके, सो दिस व्हाट दे वर थिंकिंग. सो एज अ रिजल्ट द डाडाइस्ट क्रिएटेड वर्क्स. अब उन्होंने उस हिसाब से फिर जो वर्क ऑफ आर्ट है वो प्रोड्यूस किया, या विजुअल आर्ट आप कह सकते हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया. वो किस तरह का था? ओके, दैट आर्ट वाज मींस दे क्रिएटेड वर्क्स एज यूजिंग एक्सीडेंट, ओके, and chance and anything that understood the irrationality of humanity. Okay. So उन्होंने इस बात को क्या किया कि वो उन्होंने हर वो चीज़ अपने आर्ट में डिपिक्ट की जिससे ये पता चले कि इंसान इरेशनल है, इंसान के अंदर रैशनैलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग पोम्स आउट ऑफ पीसेज ऑफ न्यूज़ पेपर चोजन एट रैंडम. उनके इस तरह के वो काम जो है वो करते, जैसे कि न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है एक, उसमें से न्यूज़पेपर को डिफरेंट टुकड़ों में बांट दिया, डिफरेंट न्यूज़पेपर को एक का एक टुकड़ा उठा लिया, दूसरे का दूसरा टुकड़ा उठा लिया, तीसरे का तीसरा टुकड़ा उठा लिया, उनको ज्वाइन करके रख दिया, कहा दिस इज द पोम. ओके, लुक एट द पोम. ओके, सो रैंडमली वो चूज करके स्पीकिंग नॉन सेंसिकल सिलेबल्स आउट लाउड. ओके, जो वर्ड्स, जो सिलेबल्स लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो उनको बोलना या उनको लिख देना. ओके, सो वो जैसे कि आप आमतौर पे लाइफ में डिफरेंट ऐसी साउंड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फैमिलीज में हम बोलते हैं, आमतौर पे लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, या ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आमतौर पे लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो लोग उनको, तो वो सिलेबल इनके ऑब्वियसली दे थॉट दैट द लैंग्वेज डज नॉट मेक एनी सेंस. वो उसने भी इंसान को किसी भी तरह से, इंसान ने इंसान तक कुछ भी कन्वे नहीं किया थ्रू लैंग्वेज. सो दैट इज व्हाई क्रिटिसाइज इट एंड डिस्प्लेइंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एज आर्ट. ओके, ऐसे ही सामने दिखने वाली चीजों को आर्ट का. हमने कहा कि आर्ट जो सोफिस्टिकेटेड था उसने दुनिया को सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाया, तो सोफिस्टिकेटेड आर्ट लिखने की जरूरत ही क्या है. सो द सरियलिस्ट प्रोग्राम ग्रू आउट ऑफ डाडा. अब सरियलिज्म जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, इरेशनैलिटी और इलॉजिकलिटी और चांस और एक्सीडेंट, ये उन्होंने वहां से उन चीजों को क्या किया, एक तरह से पिक किया. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द सरियलिस्ट program grew out of Dada. Okay, but it put a more positive spin on Dada's essentially negative message. अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आता है कि जो डाडाइज्म है वो बेसिकली नेगेटिविटी की बात करता है, डिस्ट्रक्शन की बात करता है. उसने कहा कि है ही कुछ नहीं. ओके, मींस के काफी हद तक इनकी जो अप्रोच है अबाउट लाइफ, दैट इज अ बिट नाइलिस्टिक. ओके, दैट इज नाइलिस्टिक. ओके, नॉट अ बिट नाइलिस्टिक, दैट इज नाइलिस्टिक. लेकिन जो सरियलिस्ट की जो अप्रोच है वो नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव मैसेज है वो नहीं देते, बल्कि उस पॉजिटिविटी क्रिएट करने, उस सिचुएशन में से भी वो पॉजिटिविटी क्रिएट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. सो सरियलिस्ट बेसिकली, अब यहाँ पे हमने बात की कि ओरिजिन उसकी किस तरह से, तो हमने ये कहा कि सरियलिज्म की जो ओरिजिन है वो डाडाइज्म के अंदर काफी हद तक क्या है पाई जाती है, और डाडाइज्म में ये जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, मौजूद थे. अब सरियलिज्म जो उसका इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हमने कहा पहले कि सरियलिज्म बात करता है ड्रीम्स की, बात करता है अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है. सो इफ इट टॉक्स अबाउट ड्रीम्स और अनकॉन्शियस माइंड, सो सरियलिस्ट वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, द ऑस्ट्रियन फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस. ओके, सो सिगमंड फ्रॉइड की बहुत आपने पहले भी की, सुना भी होगा, आपने अपनी थ्योरी के पेपर में पढ़ा भी होगा. सो दे वर स्पेशली receptive to his distinction between the ego and the it.
okay, that is between our primal instincts and desires, the id, and our more civilized and rational patterns of behavior, the ego. Okay, so id, id. Okay, so जो हमारा रैशनल बिहेवियर का पैटर्न है, जो ईगो है, अब यहाँ पे इन दोनों में हमेशा से क्या लगी रहती है, एक जंग लगी रहती है इनके दरमियान। तो अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। तो उन्होंने इससे वो जो, क्योंकि अनकॉन्शियस के अंदर जो चीजें हैं वो इड से रिलेटेड है उनकी, तो आपके अंदर जितनी भी इंस्टिंक्ट्स या डिजायर्स हैं, प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स और डिजायर्स, वो सारी की सारी आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं? अब उनके जो स्टोर हाउस है वो क्या है? इड, इड कहलाता है। तो फिर आपका ईगो जो है वो उनको रैशनल पैटर्न्स के थ्रू और सिविलाइज्ड रैशनल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के थ्रू उसको कंट्रोल करने की क्या करता है? कोशिश करता है। सो वो ये कहते हैं कि सिंस आवर प्राइमल अर्जेस एंड डिजायर्स फ्रीक्वेंटली रन अफाउल of social expectations, Freud concluded that we repress our real desires into the unconscious part of our mind. Okay, तो ये हमने पहले भी बातें की हुई हैं, आपने सुनी भी हुई हैं कि यही कि फ्रॉइड जो है वो ये कहता है कि क्योंकि हमारा जो ईगो है वो रिप्रेस करता है हमारी रियल डिज़ायर्स को, या जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं वहाँ पे इन डिज़ायर्स को रिप्रेस किया जाता है, और ईगो मैसेज ले रहा होता है सुपर ईगो से, और वो हमारी इन डिज़ायर्स को क्या करता है? रिप्रेस करता है। सो अल्टीमेटली जो वो डिज़ायर्स हैं वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, तो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में चली जाती है। सो फॉर इंडिविजुअल्स टू एंजॉय साइकोलॉजिकल हेल्थ, ही फेल्ट दे मस्ट ब्रिंग दीज डिज़ायर्स टू द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्शियस माइंड। तो अब अगर आपकी हर डिज़ायर लौट के अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में ही जाती रहे, वहाँ पर ही रहे, और कभी भी पूरी ना हो, तो वो कहता है कि इंडिविजुअल का जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह से आपने कुछ साइकोलॉजिकल जो पेशेंट्स देखे होंगे वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी ज़्यादातर जो लाइफ है वो उस रिप्रेशन में गुजरी होती है, डिज़ायर को आप कह सकते हो कि रिप्रेस किया होता है उन्होंने, दैट इज़ वाई देयर लाइफ इज़ लाइक दिस। तो अब वो जो बैलेंस है वो क्रिएट नहीं होता। तो अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस किस तरह से ज़रूरी है कि वो माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जब बताता है अपनी बात ईगो को, तो ईगो को रास्ता ढूंढता है कि किस तरह से उस अनकॉन्शियस माइंड को उसको पूरा किया जाए। ओके, तो फ्रॉइड की सर्टनली एक थ्योरी है, हम ये नहीं कह सकते 100% ऐसी होता है, लेकिन स्टिल दे वर इन्फ्लुएंस्ड, और उस वक्त फ्रॉइड की जो थ्योरी है दैट वाज कंसीडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, और उसके बारे में बात की जा रही थी। बाद में चलें, फ्रॉइड को बहुत से लोगों ने रिजेक्ट भी किया उसके कॉन्सेप्ट्स को, वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है कि किस तरह से उसके concepts को reject किया गया. So Freud believed that despite the overwhelming urge to repress desires, the unconscious still reveals itself, particularly when the unconscious mind relaxes its hold. When the conscious mind relaxes its hold. अब वो कहता है कि अनकॉन्शियस माइंड वैसे तो बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि अपनी टाइम क्या मिलता है, टाइम तो उसको होता है, लेकिन उसे पता होता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो ज्यादातर अपने आप को जो रिप्रेस डिजायर उसके अंदर जो होती हैं वो रिवील करती हैं अपने आप को उस वक्त जब जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड ज्यादातर जो रिलैक्स कर रहा होता है वो कहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है, वो नींद में रिलैक्स कर रहा होता है। सो हम ड्रीम्स में अपनी अनकॉन्शियस डिजायर्स को क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं। ओके, ड्रीम्स में वो ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं जो आपने वैसे ज़िंदगी में पूरा होने के बारे में सोचा नहीं होता। ओके, सो यू नो अबाउट देम बेटर। और इसी तरह से जो मिथ्स हैं, ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट मिथ्स, तो मिथ्स में भी आमतौर पे अनकॉन्शियस माइंड को शो किया। अगर मिथ्स की आप सर्टन एक्सप्लेनेशन देखें या मिथ्स में जो सिंबल्स यूज होते हैं उनको आप देखें, तो आपको ये लगेगा कि मिथ्स में बेसिकली इंसान जो खुद वो डिज़ायर जो उसकी दब गई हैं उसने मिथ्स के थ्रू शो की हैं। ओके, सो जो ऑड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं उनमें भी आप जब बड़ा गुस्से में होते हैं या जुनून की हालत में होते हैं, जब आप नशे में होते हैं, तो आप वहाँ पर अपने इन डिज़ायर्स को शो कर रहे होते हैं। स्लिप्स ऑफ टंग्स में आमतौर पे वो कहते हैं सच्ची बात निकल गई है मुंह से, तो वो भी आमतौर पे कहा जाता है कि इंसान जब कॉन्शियस माइंड आपको उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो अंदर की बात निकलती है। सो इसी तरह से एक्सीडेंट्स में आर्ट के थ्रू भी वो करता है, राइटिंग्स के थ्रू भी इंसान, या अपनी पेंटिंग्स के थ्रू या विजुअल आर्ट के थ्रू अपनी डिज़ायर, वो कहते हैं ना कि राइटर आमतौर पे वो लिख रहे होते हैं कि जो जिंदगी में शायद वो अपना पूरा नहीं, बल्कि
फ्रॉइड का तो पूरा एक ऐसे है इसके ऊपर कि क्रिएशन किस तरह से होती है या क्रिएशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से है। तो इसी तरह से यू कैन से कि इन सीकिंग टू गेन एक्सेस टू द अनकॉन्शियस द सरिलिस्ट इन्वेंटेड रेडिकल न्यू आर्ट फॉर्म्स एंड टेक्निक्स। अब सरिलिस्ट ने क्या कहा कि हमारा काम है उस कॉन्शियस माइंड को नहीं, अनकॉन्शियस माइंड को डिपिक्ट करना। अब अनकॉन्शियस माइंड को डिपिक्ट करना अगर हमने करना तो उसके लिए हमें सर्टन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सर्टन आर्ट फॉर्म्स को अडॉप्ट, आर्ट फॉर्म्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर वो जो आर्ट फॉर्म है वो किसकी बात करते रहे, वो तो कॉन्शियस माइंड की बात करते रहे, बट यू आर लुकिंग एट कॉन्शियसली। बल्कि हमने इससे पहले कॉन्शियसनेस की बात की थी, मीन यू आर कॉन्शियस ऑफ समथिंग, अब उसके बारे में लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं हमने उसके बारे में नहीं लिखना जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस दुनिया को छोड़े, हमने अनकॉन्शियस के बारे में हमने क्या करना है, लिखना है, उस वर्ल्ड को हमने क्या करना है, डिपिक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें जो है वो लेके आए, सर्टनली हम उन टेक्निक्स की भी जो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ड्रीम्स, मिथ्स और मेटामॉर्फोसिस उस पे हम थोड़ा सा जो है वो लिखेंगे, बात करेंगे। सो ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वर द रॉयल रोड टू स्टडिंग द अनकॉन्शियस, ये उसने कहा, क्योंकि हमने कहा ना कि ये ड्रीम्स ऐसी चीज है कि जिसके थ्रू हम अनकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं। वो कहते हैं सबसे आसान रास्ता अनकॉन्शियस तक पहुंचने का वो ड्रीम्स। और फ्रॉइड भी जब अपने पेशेंट्स को अपने सामने लुटाता था, और आज भी जो है वो आमतौर पे जो ये हिप्नोटिक जो एक्सरसाइज की जाती हैं, हिप्नोटाइज किया जाता है, उसमें भी उसको उसके माइंड को रिलैक्स करके, बल्कि आपको पता होगा पिछले दिनों में लाहौर में एक सीरियल किलर जो है वो पकड़ा गया है, और वो वैसे तो एक मसाज करने वाला था, जैसे वो आपको बाटी पे और दादा दरबार पे मसाज करने वाले बोतलें जो है ना वो उसको बजाते हुए मिलते हैं। तो वो दोज पीपल दे नो कि एक बंदे को रिलैक्स कैसे करना है, उसको एक अनकॉन्शियस स्टेट में किस तरह से लेके जाना है, कौन सी नर्व को दबाया जाए तो इंसान जो है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कौन सी नर्व को दबाया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो तो वो रिलैक्स करके, इसी तरह से जब हिप्नोटाइज किया जाता है, बल्कि कुछ आमिल भी जो है 2 नंबर टाइप के, वो भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। सो अनकॉन्शियस जो माइंड है उसकी तरफ जो रायर रोड है वो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वो क्या है, ड्रीम्स। ओके, सो बिकॉज इट इज इन ड्रीम्स दैट आवर अनकॉन्शियस प्राइमल डिजायर मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। ड्रीम में ये सब कुछ क्या होता है, वो शो होता है। सो ये ड्रीम में आमतौर पे क्या होती है, इनकंग्रुइटीज होती हैं, मीन्स के वो सेट पैटर्न नहीं होता, स्ट्रेंजनेस एक तरह से आप फील कर रहे होते हैं। सो इनकंग्रुइटीज जो ड्रीम्स में होती हैं वो कहता है कि रिजल्ट फ्रॉम अ स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस ऑफ ईगो एंड इट। ओके, अब क्योंकि ईगो और इड में जो लड़ाई होती है उसमें ड्रीम में आपको पता है डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती है, एक करेक्टर कई फॉर्म्स बना रहा होता है, देखिए एक करेक्टर पहले वो बूढ़ा नजर आ रहा हो, कभी वो जवान, कभी वो बच्चा नजर आ रहा होता है, कहीं दरमियान में और सारे करेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं वो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो मुकम्मल तौर पे अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता, वो अभी भी सोच रहा होता है या अभी भी उसकी जो जाग रहा होता है, वो उतना रिलैक्स नहीं हुआ होता। सो इन अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द रियल वर्किंग ऑफ द माइंड, मैनी सरियलिस्ट्स सॉट टू अप्रोक्सीमेट द नॉन सेंसिकल क्वालिटी ऑफ ड्रीम्स। ओके, वो कहते हैं ड्रीम्स तक हमने पहुंचना है और नॉन सेंसिकल क्वालिटी उस तक हमने पहुंचना है, तो अल्टीमेटली हमने उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, जाना है। ओके, तो इनमें जो है वो डिफरेंट जो है वो आपको वैसे बेल्जियम से, स्पेन से, ओके, और ये डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल्स जो है वो क्या है की। So again, to suggest the irrational quality of the dream state, and at times to shock their audience as well, many surrealist painters use realistic representations but juxtapose objects and images in irrational way. तो कुछ ने क्या किया कि उन्होंने जक्स्टापोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, कि वो जब उनकी टेक्निक पढ़ेंगे सरियलिस्ट की, तो हम जक्स्टापोजिशन के बारे में भी हम देखेंगे। तो सरियलिस्ट ने जो है वो जक्स्टापोजिशन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिखा रियलिस्ट वे में, लेकिन उसको ऐसे बदल दिया कि वो रियलिस्टिक नहीं लगा। जैसे कि आप ये समझे, आप एक पोम लिखते हैं, उस पोम को आप करें जी, उसको डिफरेंट टुकड़ों में बांट दें, उसको एक बॉटल में डाल दें, उस बॉटल में से आप उसको एक एक टुकड़ा निकालते जाए, जो टुकड़ा निकलता जाए उस हिसाब से आप चीज़ों को सेट कर दें। क्या पता आखिरी शेर पहले आया हुआ हो और पहले वाला दरमियान में गया हुआ हो। ओके, तो ये भी एक बेसिकली वो टेक्निक, मीन के बेसिकली उनका ये काम था कि जो अपेरेंटली लॉजिकल है उसको इलॉजिकल शो करना, क्योंकि शायद इलॉजिकल माइंड इंसान का ज्यादा, इलॉजिकल मीन जो इरेशनल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसका जो
इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है इंसान के ऊपर। सर हम कह सकते हैं कि ये जो सरियलिज्म है सर, ये उसका रियलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म का कॉम्बिनेशन, रियलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म का। हाँ, नहीं, आप कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि रियलिज्म या एक्सप्रेशनिज्म हो, बेसिकली वो दोनों रियलिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, एक इनर रियलिटी की बात कर रहा होता है और एक आउटर रियलिटी की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है सरियलिज्म, बेसिकली वो जो हमारा इलॉजिकल पार्ट ऑफ माइंड है, या वो जो है ना एक्सप्रेशनिज्म में बेसिकली। तो एक्सप्रेशनिज्म में बेशक आप एक उस रियलिटी की बात कर रहे होते हो जो अपेरेंट नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो जो रियलिटी है वो आप कॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहे होते हो या उसको पुट कर रहे होते हो किसी तरह से। तो मीन्स कि आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक्सप्रेशनिज्म या सरियलिज्म में कोई बारीक वे में आप कोई ना कोई सिमिलैरिटी शायद ढूंढ लें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये उन दोनों का क्या है कम्बिनेशन, क्योंकि रियलिज्म के करीब तो ये ना होने के बराबर जाते हैं। सर ये सर रियलिज्म मतलब किसी मूवमेंट के खिलाफ या मतलब अगेंस्ट आया था, या इन्होंने अपना दिया था, मतलब या किसी मूवमेंट को गलत साबित करने के लिए? देखें, मूवमेंट को तो अब देखें, जितनी भी रैशनल मूवमेंट्स हैं ऑटोमेटिकली वो उसके अगेंस्ट ही है। जितनी भी रैशनल या कॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस करने वाली जो मूवमेंट्स है वो उनके अगेंस्ट है। लेकिन बेसिकली ये रिएक्शन था उस सोशल सेटअप के अगेंस्ट जो इंसान आज तक फॉलो करता रहा है। क्यों इंसान के, उसने ये कहा कि इंसान ने अगर इस पूरे सोशल सेटअप से जो सदियों से चल रहा है इंसान की लाइफ के अंदर, उससे इतना भी नहीं सीखा उसने कि उसने अपने जैसे इंसानों को कत्ल नहीं करना, उनकी लाइफ को तबाह नहीं करना, उनकी 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 प्रॉपर्टी की उसने हिफाजत करनी है, दूसरे भी इंसान होते हैं। अगर इतना भी नहीं सीखा तो वो कहता है कि फिर इस क्या रेशनैलिटी का जो व्हाट इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ इट। आप बेसिकली तो वही अंदर से तो आप उसी तरह से होते हैं जो आप मीन के आप अनकॉन्शियस माइंड जो आपको कह रहा होता है वही होते हैं, आप बदलते नहीं है। मीन के आपको जितनी बदलने की जो कोशिशें हैं दुनिया की वो क्या हुई है, नाकाम हुई है। तो इस सेंस में उसने कहा कि है जो इंसान इररेशनल, तो व्हाई नॉट डिपिक्ट द इररेशनैलिटी ऑफ थिंग्स। इनके पहले तो ये अब देखें ना कि दुनिया में जो बात चल रही थी, इंसान अभी भी हम ये कहते हैं इंसान रैशनल है जी, इंसान बहुत रीजनेबल है, इंसान अच्छा सोचता है, इंसान मॉरलिस्ट है और फलां फलां। लेकिन अगर आपकी हकीकत बदल जाए, आप कहें नहीं इंसान इमोरलिस्ट है, इंसान इररेशनल है, इंसान अनरीजनेबल है, इंसान किसी भी तरह की उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, तो आप सारी उम्र अगर ऑर्गेनाइजेशन या उसके बारे में लिखते हैं तो आप कहेंगे ठीक है यार, अगर इंसान की ये हकीकत है तो व्हाई नॉट राइट अबाउट इट, इसके बारे में लिखते हैं। तो दैट इज व्हाट इस सेंस में उन्होंने वो इरेशनल माइंड मीन के एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो सारी जो कॉन्शियस माइंड की या रैशनल माइंड की जो डिपिक्शन हुई है वर्ल्ड के अंदर, ये उसके रिएक्शन में एक तरह से एक मूवमेंट थी। ओके, सो अब यहाँ पे उन्होंने जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, popular with surrealist painters or filmmakers, was a device also used by surrealist sculptors. Okay, मीन के ऐसे ऐसे चलते चलते आप भाग रहे हैं तो इंसान है, तो साथ ही आप बेयर बन गए। ओके, सो इसी तरह या वो जो आपने डिपिक्शन कुछ पेंटिंग में भी देखी होगी, ओके, कि एक पीछे जो है वो मेल है तो आगे भेड़िया का चेहरा बना हुआ है। ओके, या पीछे से भेड़िया है तो आगे से वो एक फेस है, मेल का फेस है, तो या फीमेल है तो सांप है। जी सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब कि जो पेंटिंग्स हैं या पिक्चर्स हैं, इनके साथ रियलिज्म का बेसिकली रिलेशन किस तरह उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि जो ये थ्योरी है, ये सॉरी मूवमेंट इसकी सरियलिज्म की, तो इसकी बेस तो ये हम इसको पिक्चर्स या पेंटिंग से बता सकते हैं। तो बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा यस, मेजॉरिटी जो हमारे पास सरियलिज्म की मूवमेंट आप कह लें या उससे पहले एक्सप्रेशनिज्म की मूवमेंट कह लें, ये स्टार्ट ही पेंटिंग वगैरह से हुई है। ठीक है, और फिर लिटरेचर में या आर्ट में इसको क्या किया गया, लेके जब आया गया। और ज्यादातर ये जो सरियलिस्ट राइटर आपको नजर आते हैं या जितने भी सरियलिस्ट राइटर्स हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ दम वो पहले पेंटर्स थे, या वो पेंटर्स भी थे, और इनके पहले पेंटर्स तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, वो पेंटर्स भी थे और जो है ना राइटर भी थे, मीन्स के राइटर इन द सेंस के वो पोइट भी थे। और उसमें ठीक है, तो वो पेंटिंग में भी अब देखें ना कि सरियलिज्म को उस पेंटिंग में या उसमें दिखाना कोई एक डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आप जिस तरह से बेयर और इंसान को इकट्ठा कर दें, या एक
जो सरपेंट है और उसको एक फीमेल के साथ इकट्ठा कर दें या कुछ भी, तो अब इनके बेयर को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दिखने में आदमी है, असल में ये बेयर है। ओके, शीप इन वुल्फ्स जी क्लॉथिंग और वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ओके, तो वो पेंटिंग का और इन चीजों का मीन्स के एक बहुत गहरा ताल्लुक है कि उन्होंने ज्यादातर ये जो मूवमेंट है ये ज्यादातर पेंटिंग या विजुअल आर्ट से स्टार्ट हुई और फिर उनको लिटरेचर में भी साथ साथ आती गई। तो मीन के वो 100% मीन दैट इज और राइट के आपने कहा कि वो पेंटिंग का ताल्लुक है सरियलिज्म की मूवमेंट, उसमें भी एक मीन के आप देखें ना, मैं आगे आपको बताऊंगा वो जब इसकी टेक्निक्स में लेके आऊंगा। जैसे कि आप उस तरफ देख रहे हैं, ओके, देख उधर रहे हैं, हाथ इधर चल रहा है आपका पेंट जो बन गया। ओके, तो अब बेसिकली जो जी बन गया ये भी एक वो कर रहे थे कि देखें कि हमारा कॉन्शियस माइंड तो नहीं देख रहा कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो वो तो मेरा हाथ जैसे मूव कर रहा है वैसे जो बन गया। ठीक है, फर्श पे कलर गिरा दिए, किसी कैनवस के ऊपर कलर इधर उधर से गिरा दिए और देखा जो बन गया वही ठीक है। ओके, सो जी वो उस रैशनैलिटी को डिपिक्ट करना। सो मैनी सरियलिस्ट बिकेम फैसिनेटेड विद माइथोलॉजी में भी आपको बताया कि वो अनकॉन्शियस माइंड ही। अब देखें ना कि जूस बहुत से लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करता है, आपने पढ़ा ना माइथोलॉजी में, बहुत से लोगों की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करता है। जैसे कि जूस दुनिया इनके कोई भी उसको दुनिया में कोई भी फीमेल नजर आती है अच्छी तो उसके साथ रिलेशनशिप बना लेता है। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते होंगे? ठीक है, तो इसी तरह से वो सॉरी, सो अब ये क्यों है ऐसा? ऐसा है कि वो मिथ बेसिकली आपकी उस वो अंदर जो छुपी हुई ख्वाहिश है उसको वो पूरा कर रही होती है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि मिथ्स भी एक क्या है, दे आर अ ग्रेट सोर्स टू रीच अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो मिथ्स में बेसिकली उन्होंने मैंने के लिखा है। अब देखा ना कि हम वो कहते हैं ना अपने खुदा जो वो खुद बना रहे होते हैं, तो वो जो जूस या इनकी कहानियां हैं जो भी ये लिख रहा था इन कहानियों को ये जो भी, तो उसके अंदर की डिजायर, जैसे कि आप राइटिंग में आपकी एक वो मोहब्बत जो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिली, तो अगर राइटिंग में आप उसे हासिल कर लेते हैं, एक स्टोरी लिखते हैं जिसमें वो बड़ी एक रोमांटिक आप सीन क्रिएट करते हैं, फिर आपके डायलॉग रोमांटिक है। बेसिकली ये सारे ये डायलॉग शायद आप किसी से बोलना चाहते थे जो आप नहीं बोल सके, तो अब आपने लिख दिया। तो अब ये भी आपकी अनकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आपकी वैसे तो लाइफ में हिम्मत नहीं हुई कि किसी के सामने खड़े होकर वो बोल सकें, तो आपने उसको लिख दिया। ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं वो डिजायर फुलफिल होगी। तो वो भी आप राइटिंग भी आपके अनकॉन्शियस माइंड को क्या कर रही होती है, शो करती है। इसी वजह से जो मिथ्स हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मिथ्स रिवील साइकोलॉजिकल फिक्सेशन एंड डिजायर that were latent mean hidden, that were latent in every human being। इसी वजह से स्विस जो साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम कार्ल यूंग, तो वो ही वेंट ऑन टू आर्ग्यू कि ये जो मिथ्स हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइम पीरियड जियोग्राफिकल ओरिजिन डिस्प्लेड रिमार्केबल सिमिलैरिटीज। दुनिया की आपने थर्ड सेमेस्टर में माइथोलॉजी भी अब पढ़ी, आप जो भी माइथोलॉजी आप उठा लें, चाइनीज उठा लें, इंडियन उठा लें, आप ग्रीक माइथोलॉजी आप जो है उठा लें, रोमन तो काफी हद तक तो वैसे ही ग्रीक से जो है वो मिलती जुलती है। तो आप ये सारी मैथोलॉजीज उठा लें, आप इसको आप मिनके उसको जब आपने वो पढ़ा ना, क्या नाम है, कौन सी आपकी यार वो है थ्योरी में, पहली थ्योरी कौन सी आपने पढ़ी है, डीफेमिनाइजेशन या नहीं, डीफेमिनाइजेशन तो उसके फॉर्मलिज्म, तो फॉर्मलिज्म के आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा। स्ट्रक्चरलिज्म उन्होंने क्या कहा कि मीन्स के दुनिया की इतनी कहानियां हैं उनका एक ही स्ट्रक्चर है, बेसिकली सिमिलैरिटीज है। ओके, तो अब स्ट्रक्चर मीन बेसिक स्ट्रक्चर आप ढूंढ रहे हैं, तो जब आप बेसिक स्ट्रक्चर किसी चीज का ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज, वो कहते हैं दुनिया की इतनी, कार्यों ने कहा कि इतनी, जिसको अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियसनेस उसने उसका नाम दिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कि दुनिया के डिफरेंट एरा में, डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में रहने वाले लोग जो है उनका जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो बहुत सिमिलर है। ओके, अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस सिमिलर इट मींस कि वो उनकी जो डिजायर्स हैं इंसानों की वो उसी तरह से क्या है, सिमिलर है। सो ही एग्जामिन्ड दीस सिमिलरिटीज थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट ही कॉल्ड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कार्ल यूंग ने अ लेयर ऑफ द साइकी दैट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी समहाउ शेयर्स। ओके, ये साइकी समहाउ वो शेयर करते हैं। तो अनकॉन्शियस, अब जब अनकॉन्शियस की बात करेंगे तो इट मींस, इट डजंट मीन कि आप अपने अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे आपसे मिलते जुलते लोग दुनिया में बहुत सी जगहों पे, इसी वजह से जब एक राइटर लिखता है एक जगह पर बैठकर तो आपको यहाँ पे वो फैसिनेट कर रहा होता है, तो उसकी फैसिनेशन की यही बात होती है, उसको तो आपके बारे में नहीं पता, लेकिन स्टिल यू फील कि ये मेरे बारे में लिख रहा है, ये मेरी बात लिख रहा है। तो या पेंटिंग हुई होती है तो वाओ क्या इमेज इसने डिक्लेयर किया। ओके, सो यहाँ पर वो जस्ट एज ड्रीम्स डिस्प्लेड इरेशनल इमेजेस दैट रिवील द साइकोलॉजी ऑफ द ड्रीमर,
myths reveal the psychology of all humanity. ओके, ड्रीम्स एक ड्रीमर की साइकोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं, और जो मिथ्स हैं वो पूरी, क्योंकि मिथ्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं दुनिया की, वो उन सबके ड्रीम्स, ह्यूमैनिटी की ड्रीम्स के बारे में क्या या साइकोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं। तो इन राइटर्स ने या इन आर्टिस्ट ने ज्यादातर जो जिन चीज़ों से अपना मटेरियल लिया, जिन अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो मिथ से लिया, वो ड्रीम से लिया। ठीक है, तो कल हम फर्दर बात करेंगे कि जो सरियलिस्ट टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इन्होंने सरियलिस्ट जो आर्टिस्ट हैं वो अपना आर्ट किस तरह से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, तो थैंक अब यू सर। आपको वो लेक्चर मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सुनेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना, Yes, sir. जिन्होंने सुना हुआ ऑब्वियसली अब देखें कि मुझे तो नहीं पता किसने सुना, तो जिन्होंने सुना हुआ इट्स ऑलराइट, जिन्होंने नहीं सुना हुआ वो उसको जरूर सुन लें। ठीक है, ओके सर, ओके जी, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर, ऑल अल्लाह ऑफ यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Yes.